10th सीबीएसई बोर्ड में हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे। सिविक्स में 8 अध्याय दिया है आपको, 4 इकाई और हर इकाई में 2 अध्याय। तो पहली इकाई का अध्याय 1 और 2, पहला अध्याय में था आपका सत्ता की साझेदारी, दूसरे अध्याय में संघवाद। अब हम लोग इकाई 2 में जा रहे हैं, अध्याय 3 पढ़ने के लिए, लोकतंत्र और विविधता। इकाई 2 अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। ये आपका चैप्टर का शीर्षक है, लोकतंत्र और विविधता। इकाई 2 में अध्याय 3 हम लोग चल रहे हैं, शीर्षक है लोकतंत्र और विविधता। हम लोगों ने अध्याय 2 में यह देखा कि किसी भी देश को संग साथ लेकर चलने के लिए भाषा और क्षेत्र के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है, ताकि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें, संघीय व्यवस्था फलीभूत हो सके, हमारा लोकतंत्र सफल हो सके। इसके लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी 2 या 3 स्तरों पर सरकार के विभागों द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ राज्यों का या प्रांतों का जो गठन होता है वह भाषा और क्षेत्र के आधार पर। लेकिन इस पाठ में हमको यह देखना है कि समाज में जो विभेद होते हैं, समाज में जो सामाजिक अंतर होते हैं, वो केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं होते, बल्कि भाषा और क्षेत्र के अलावे और बहुत सी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो यह तय करती हैं कि लोकतंत्र में लोगों में अंतर आ सकता है, सामाजिक अंतर आ सकते हैं, दूरियां आ सकती है, जिससे विभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो जैसे कि धर्म के आधार पर अंतर हो सकता है, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, कबीले के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, ये सब के आधार पर भी सामाजिक अंतर होते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने केवल भाषा और क्षेत्र को ही सामाजिक अंतर मानकर बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति का अध्ययन किया था। बेल्जियम में कैसे क्षेत्र और भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करके आपस में समझौता करके लोगों ने विरोध को समाप्त किया और एक साथ रहकर मिलजुल कर रहने का फैसला लिया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हो सका। वहां जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं हो पाया। जिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, उन लोगों ने, जो माइनॉरिटी समाज वाले थे, निम्न संख्या वाले थे, उन पर अपने फैसलों का
को थोपा, जिसके कारण श्रीलंका में अशांति फैली, गृह युद्ध चला और अभी भी शांति नहीं है। लेकिन इस पाठ में लोकतंत्र और विविधता में हमको यह देखना है कि अगर हम प्रांतों का गठन भाषा और क्षेत्र के आधार पर करते हैं तो भाषा और क्षेत्र ही सामाजिक विभेद केवल प्रकट नहीं करते, बल्कि सामाजिक विभेद अन्य कई सामाजिक रूपों से प्रकट होते हैं, जैसे धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, कबीले के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर, कई आधारों पर समाज में विभेद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस लेसन में आपको देखना है कि ये जो सामाजिक विभेद हैं, जो सामाजिक अंतर हैं, जो सामाजिक असमानताएं हैं, इनको लोकतंत्र कैसे समेट कर, सहेज कर एक साथ चलने की कोशिश करता है। तो इसको समझने के लिए आपके बुक में सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है सामाजिक विभेद का, और उस उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश किया है कि कैसे लोकतंत्र में भाषा और क्षेत्र के अलावा अन्य चीजों में अंतर होता है, सामाजिक अंतर होता है, और उन अंतरों को अगर समेट कर, सहेज कर कोई राज्य नहीं चलता, कोई देश नहीं चलता, तो विरोध होते हैं। तो लोकतंत्र कैसे इन चीजों को सहेज कर चलता है, इसी को आपको इस लेसन में देखना है। तो इस पाठ को एग्जाम्पल पढ़ने से पहले 2-3 चीजें ब्लॉक में बगल में दिया है, इसको अगर हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिया है एफ्रो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन एक शब्द है, देखिए ध्यान से, आपकी किताब में बाएं तरफ लेफ्ट साइड में दिया है। एफ्रो अमेरिकन शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो एफ्रो अमेरिकन शब्द प्रयोग होता है अमेरिका में रहने वाले अश्वेत जातियों के लिए। अश्वेत का मतलब काला, काले लोगों के लिए प्रयोग होता है। तो अब आप कहेंगे सर ये अमेरिकन अश्वेत जातियां या काले लोग कहां से आए? तो 1700 से 19वीं सदी के प्रारंभ तक, 17वीं ईस्वी से 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक अफ्रीका से, ये अफ्रीका के रहने वाले, प्रारंभिक वर्षों तक अफ्रीका से काले लोगों को दास बनाकर अमेरिका लाया गया। देखिए ध्यान, ये एफ्रो अमेरिकन कौन है? तो एफ्रो अमेरिकन है अश्वेत जातियां या काले लोग। कहां से आए थे? तो अफ्रीका से आए थे। कब आए थे? तो 17वीं ईस्वी से 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक आए नहीं थे, इनको लाया गया था जबरदस्ती, बंधुआ मजदूर के रूप में।
बनाकर, चूंकि अमेरिका का शासन चल रहा था उसमें अफ्रीका पर, उपनिवेश था अफ्रीका अमेरिका का, तो वहां से काले लोगों को जबरदस्ती पकड़कर गाय भैंस बकरी जानवरों की तरह जहाजों में भरकर अमेरिका लाते थे और उनसे मनमाने ढंग से काम करवाते थे। खाने पीने रहने का कोई प्रबंध नहीं रहता था। उनको भेड़ बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जाता था और खरीदने वाला व्यक्ति उससे मनमाने ढंग से काम लेता था, यहाँ तक कि उसको तरह तरह से सताता भी था। अगर वे मर भी जाए तो उनमें कोई कानून लागू नहीं होता था, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती थी मारने वालों। तो अफ्रीकन एफ्रो अमेरिकन जो है अभी भी एक बड़ी संख्या में, क्योंकि वो वहां से दास बनाकर लाए गए थे, तो वहीं बस गए, वहीं कॉलोनी बन गई और वे वहीं रहने लगे। आज भी अमेरिका में इनकी अच्छी संख्या है। इन्हीं को हम एफ्रो अमेरिकन कहते हैं और अश्वेत जातियां कहते हैं, काले लोग का। तो एफ्रो अमेरिकन आप समझ गए होंगे। एक दूसरा शब्द है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। तो इस पर ध्यान दें आप, ये दूसरा शीर्षक बाएं तरफ पेज में ब्लॉक में दिया हुआ है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच चला। तो ये नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन क्या है? तो अभी आपने देखा ऊपर में एफ्रो अमेरिकन, ये दास बनाकर लाए गए थे अमेरिका में। जब ये दास बनाकर अमेरिका में लाए गए, वहीं रह गए, इनकी संख्या भी बढ़ गई, अच्छी संख्या है, लेकिन इनको नागरिकता वहां प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ भेदभाव करता जाता था, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। तो इन्हीं को नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जो 1954 से 1968 तक चला यह आंदोलन। इसको चलाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग जेवियर। ध्यान से देखिए, ये मार्टिन लूथर किंग जेवियर, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया 1954 से 1968 तक। इनके नेतृत्व में चलाया आंदोलन एफ्रो अमेरिकनों को नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए। और इनका जो आंदोलन था पूर्ण रूप से अहिंसावादी था और हिंसावादी यानी गांधीवादी। जिस तरह से गांधी जी ने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अहिंसावादी नीति अपनाया, अहिंसा के द्वारा आंदोलन किया और अंत में अपने देश को आजाद कराया, उसी तरह से अमेरिका में एफ्रो अमेरिकनों को नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए 1954 से 1968 तक 14 वर्षों तक मार्टिन लूथर किंग जेवियर ने अहिंसावादी सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया।
उसी को हम कहते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968। ये दो बातें स्पष्ट हो गई। एक्टो अमेरिकन क्या है, अमेरिका में नागरिक आंदोलन क्या है। तीसरा है अश्वेत शक्ति आंदोलन, ब्लॉक में देखिए दिया हुआ है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। शक्ति आंदोलन, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 तक चला था। यह भी एक आंदोलन है और यह भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, नागरिक अधिकार आंदोलन से। यह शुरू हुआ था 1966 में और 1975 तक चला। और इस शक्ति आंदोलन को मानने वालों का विचार था कि नागरिकता अधिकार प्राप्त करने के लिए, समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए अगर हिंसा का मार्ग भी अपनाया जाए, शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाए तो कोई बुरा नहीं है। जिस प्रकार हमारे देश में भी आजादी के लिए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, तो उसी में कुछ दूसरी विचारधारा के लोग भी थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह। इन लोगों ने हिंसा के आधार पर भारत को आजाद करने की कोशिश की थी। तो वही स्थिति अमेरिका में भी बना था। एफ्रो अमेरिकनों को नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जेवियर ने अहिंसावादी गांधीवादी नीति अपनाया 1954 से 1968 के बीच। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन ने 1966 से 1975 के बीच हिंसा का मार्ग अपना करके आंदोलन किया। ये 3 पॉइंट आपको बगल में दिखाया गया है, पेज के बगल में। ये हम आपको इसलिए समझाए क्योंकि ये शब्द अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एफ्रो अमेरिकन क्या है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, अश्वेत क्या होता है और नागरिक आंदोलन क्यों हुआ, और अफ्रो अमेरिकन क्या है। अफ्रो अमेरिकन काले लोग हैं जो अफ्रीका से दास बनाकर अमेरिका में लाए गए थे और उन्हें कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सब कुछ शब्द हैं जिसको हमको जानना है पढ़ने से पहले। फिर हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं कि लोकतंत्र में विविधता को एक साथ लेकर कैसे चला जाता है, सामाजिक मतभेदों को मिलाकर संग साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति लोकतंत्र में कैसे होती है। दूसरे अध्याय में तो हम लोगों ने केवल 2 अंतर के आधार पर राज्य का गठन किया था, भाषा और क्षेत्र के आधार पर, और आंदोलन को टालने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस पाठ में आपको देखना है कि समाज में अंतर केवल भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि अन्य अनेक समस्याएं, अन्य अनेक ऐसे रूप हैं जिससे समाज में अंतर देखने को मिलता है। धर्म के आधार पर भी अंतर मिलता है, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, कबीले के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, शारीरिक गठन के आधार पर। इन सारे चीजों के आधार पर समाज में अंतर, असमानताएं, भिन्नता दिखाई देता है और लोकतंत्र में इन सारे सामाजिक भिन्नताओं को, अंतरों को कैसे लेकर संग साथ चला जाता है ताकि शांति बहाल हो सके। इसके लिए इस पाठ में आपको एक उदाहरण दिया है, मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। शीर्षक क्या है देखिए, एग्जाम्पल है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी। इस कहानी के द्वारा उदाहरण देकर यह समझाया जा रहा है आपको कि कैसे
सामाजिक अंतर दिखाई देते हैं समाज में, और कैसे उसका विरोध किया जाता है और कैसे संग साथ लेकर चला जाता है। इसमें दिखाया गया है कि मैक्सिको में 1968 में 200 मीटर की दौड़ में पुरस्कार देने का समारोह का आयोजन किया गया था। 1968 में किया गया था। ओलंपिक खेलों में 200 मीटर की दौड़ का पुरस्कार वितरण समारोह, पुरस्कार देने का समारोह का आयोजन हुआ था। इसमें 2 खिलाड़ी जो अमेरिका से संबंधित हैं, एक का नाम है टॉमी स्मिथ और दूसरा जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस, और एक खिलाड़ी है, ये दोनों अमेरिका के हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पीटर नॉर्मन। वही होगा लग रहा है। दिया होगा उनका क्रमशः ऑस्ट्रेलिया का धाव पीटर नॉर्मन दिया है। देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी दे रहा है। मैक्सिको शहर है अमेरिका महादेश में। 1968 में ओलंपिक के खेल चल रहे थे। इसमें 200 मीटर की दौड़ में पुरस्कार वितरण किया जाना था। 200 मीटर की दौड़ में अमेरिका के 2 धावक विजेता घोषित किए गए, टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस। ये दोनों क्रमशः एक गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक मिला था। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। और एक कांस्य पदक जीता था। और ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन रजत पदक जीता था। तो ये दोनों जो अमेरिकन थे खिलाड़ी थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों एफ्रो अमेरिकन थे, माने अश्वेत जाति। इन्होंने पुरस्कार लेते समय बिना जूते पहने केवल मोजा पहने, हाथों में काले रंग का दस्ताना पहने हुए, मुट्ठी को खींचे हुए, हाथ ऊपर किए हुए, मोड़ी सर झुकाए हुए पुरस्कार लेने के लिए सामने आए। इसमें से एक जो है सो काला पट्टी बांधे हुए था, टॉमी स्मिथ अपने गले में, और एक ने काले रंग के मनकों की माला पहनी थी, इस याद में कि जो
अमेरिकी नागरिक अधिकार में मारे गए थे काले लोग, उनके याद में। और इस प्रकार उस समारोह में इन्होंने यह विरोध जताया कि काले लोगों को यहाँ कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके साथ सामाजिक भेदभाव बढ़ता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन ने, जो कि उसी खेल में, उसी दौड़ में रजत पदक जीता था, उन्होंने अपने जर्सी पर पीछे तरफ मानवाधिकार का बीला लगाकर इन दोनों का साथ दिया था कि इनका कथन सही है। तो हालांकि इस विरोध के कारण ओलंपिक खेलों से इन दोनों को, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को, हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इनके पदक भी वापस ले लिए गए और ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन को भी ऑस्ट्रेलिया ने सजा दिया और अगले वर्ष ओलंपिक खेल में इनको भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन फिर भी इन लोगों ने विश्व धरातल पर ओलंपिक खेल में यह विरोध जताकर और पूरे विश्व को यह जानकारी दे दी कि अमेरिका में अभी भी अश्वेतों के साथ सामाजिक अंतर और भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उन्हें नागरिकता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। और पूरे विश्व में यह जानकारी देने से अमेरिका की बहुत किरकिरी हुई थी। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विश्व मंच पर इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा विश्व मंच में प्रदर्शन करके यह दिखाया कि अफ्रो अमेरिकन के साथ आज भी 1968 में भी बहुत सारे सामाजिक स्तर पर उनका विरोध हो रहा है, उन्हें नागरिकता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, काले लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। पीटर नॉर्मन ने उनके साथ उनका सहमति जताकर यह दिखाया था कि हाँ, इनकी मांगे सही है, इनका विरोध करना उचित है। तीनों को हालांकि सजा मिली थी कि ओलंपिक खेल के धरातल पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही सजा इनको मिली, लेकिन पूरे विश्व के लोगों की आंखें अमेरिका पर गड़ गई और उन लोगों ने देखा कि अभी भी अमेरिका के साथ, अमेरिका में रहने वाले अफ्रो अमेरिकन के साथ कितने भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। बाद में ऑस्ट्रेलिया में पीटर नॉर्मन का देहांत हुआ था, तो उस समय टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अमेरिका जाकर इस महान खिलाड़ी के 100 यात्रा में सम्मिलित हुए, उनके 100 को कंधा दी, क्योंकि इसने इनके दोनों के मांग का समर्थन किया। इसके एहसान तले दबकर जब पीटर नॉर्मन का ऑस्ट्रेलिया में देहांत हुआ, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ऑस्ट्रेलिया गए और उनके 100 को कंधा दिया। तो इस तरह से सामाजिक भेदभाव केवल जाति और क्षेत्र के आधार पर व्यक्त नहीं होता है, भाषा और क्षेत्र के आधार पर व्यक्त नहीं होता है। कई चीजें हैं जिसके आधार पर सामाजिक भेदभाव सामने आता है, और इन सारे भेदों को लोकतंत्र किस तरह से सहेज कर, समेट कर, लोगों को संग साथ लेकर चलता है, इसी चीज को इस पाठ में हमको देखना है। यह तो 3 चीज के बारे में हमने आपको बताया है, जानकारी दिया है नोट के रूप में, और यह एक एग्जाम्पल दिया है कि सामाजिक भेदभाव कैसे लोगों के बीच में अंतर और दूरियां व्यक्त करता है। ये हम लोग आज देखते हो गया है समझ। कल हम लोग इसी में आगे शीर्षक पढ़ेंगे। आज यहीं तक खत्म करते हैं हम लोग।